दोस्तों, एक गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और वो बोल रहे थे कि एक 17 साल का लड़का जो एक बहुत ही बोरिंग और स्ट्रगलिंग लाइफ जी रहा था, बिल्कुल आपकी तरह वो भी दिन भर परेशान ही रहता था। कभी माँ डांटती तो कभी पापा 4 बात सुना देते और बचे हुए खाली समय में वो बस टेंशन, तंगी और डिस्ट्रैक्शन के साथ आलस्य का कंबल ओढ़कर लिपटा रहता था। और पढ़ाई में वो एक एवरेज स्टूडेंट था और उसका कुछ खास मन लगता भी नहीं था इसमें। वो हर काम में पीछे रह जाता। वो 1 नंबर का आलसी लड़का था। एक काम भी वो ढंग से नहीं करता था, इसी वजह से हर काम में वो 4 बात सुनता। उसे बेइज्जत होना पड़ता, कोई उसे पसंद नहीं करता था, सब उसकी नालायक और मूर्खों में गिनती करते, लेकिन असल में वो मूर्ख नहीं था, ऐसा बस लोगों को दिखता था। मगर उसका दिमाग बहुत तेज था और यही उसकी सबसे खास बात थी। वो अपने आप की ताकत को जानता था। वो ये भी जानता था कि अगर वो अपने असली औकात पर आ गया तो सब कुछ बदल जाएगा और वो सबसे बड़ा भी बन जाएगा, खूब सफल हो जाएगा। वो नालायक नहीं, बस आलसी था और यही आलसपन तो उसे हर जगह बेइज्जत कर देता था। उसका मन स्थिर नहीं था और इसी रीजन की वजह से वो खुद ही बार बार लोगों के दरवाजे पर पहुंचता, किसी न किसी को फोन करता और किसी न किसी के पीछे पागल रहता, लेकिन बदले में कोई उसे 2 पैसे का भी भाव नहीं देता। एक तरह से कह सकते हैं हर जगह से बेइज्जत हुआ बंदा था वो, लेकिन सबका सुनहरा और खूबसूरत दिन आता है। उसके भी खूबसूरत दिन बड़े जल्दी आने वाले थे। साल था 2019, जब उसी का एक रिश्तेदार जो कि उससे उम्र में 4 से 5 साल बड़ा था, वो उससे मिलता है। मुलाकात में दोनों की बातें होती हैं, मगर थोड़ा खुलने के बाद वो लड़का यानी आयुष अपने उस रिश्तेदार को अपनी सारी परेशानियों के बारे में बताता है। कहते हैं ना, हर रिश्तेदार बुरा नहीं होता, कुछ फरिश्ते भी होते हैं। उसने पहले उस लड़के की पूरी बात सुनी और फिर उससे बस एक ही सवाल पूछा, तुम चाहते क्या हो? इस पर उस लड़के ने कहा, मैं सब अच्छा करना चाहता हूं, सफल होना चाहता हूं, कम से कम गलतियां करना चाहता हूं और हर चीज में आगे रहना चाहता हूं। फिर उसके रिश्तेदार ने एकदम शांति से कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे गोद में 1-2 साल का बच्चा थमा दिया जाए और उसे गोद में लिए ही तुम्हें आगे 1 किलोमीटर दूर एक मंदिर पर जाना है जहां तुम्हारे परिवार के लोग मौजूद हैं और पूजा की तैयारी में हैं, जो बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हें उस बच्चे के बोझ से चलने में थोड़ी तकलीफ होगी या नहीं? उसने जवाब दिया, बिल्कुल होगी। इसके बाद उसने कहा, उस बच्चे ने अपने हाथ में 3-4 खिलौने लिए हैं जिनका वजन कुल मिलाकर कम से कम आधा 1 किलो तक होगा ही, तो क्या इससे समस्या थोड़ी और नहीं बढ़ेगी? उस लड़के ने कहा, बिल्कुल बढ़ेगी। इसके बाद उसने कहा, तुम नंगे पांव बिना ये जाने कि मंदिर 1 किलोमीटर आगे तो है, मगर किस दिशा में है, यानी कहां से उसका रास्ता है, ये तुम्हें मालूम ही नहीं, तो बताओ तब क्या हालत होगी तुम्हारी? उसने कहा, मेरी हालत तो बहुत बुरी हो जाएगी। उस रिश्तेदार ने फिर पूछा, इसके साथ अब तुम्हारे घर वाले फोन करके तुम्हें 2 किलो प्रसाद लाने के लिए कहते हैं, तो उस समय तुम्हारा मंदिर में पहुंचना ज्यादा वजन और भटकते मन के साथ और भी मुश्किल हो जाएगा, है ना? उस लड़के ने जवाब दिया, बिल्कुल हो जाएगा। इन सब के बाद किसी तरह तुम आधे रास्ते तक पहुंच गए, तब अचानक तुम्हें याद आता है कि तुमने अपने घर का दरवाजा तो लॉक किया ही नहीं और घर में 50,000 कैश और कुछ गहने हैं। उस वक्त क्या करोगे? तुरंत भागना पड़ेगा ना वापस। उस लड़के ने कहा, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी। आखिर में उस रिश्तेदार ने फिर एक बार बड़े प्यार से कहा, अब मुझे बताओ, इसमें दोष किसका था? क्या तुम्हारे घर वालों का, किस्मत का, उस बच्चे का, या तुम्हारे खुद का? आयुष थोड़ा सोच में पड़ गया और बोला कि सारा दोष मेरा है। उस रिश्तेदार ने कहा, यहां भी तुम गलत हो, दोष तुम्हारा नहीं, उस बोझ का है जिसे धीरे धीरे तुमने अपने ऊपर बढ़ाया है। ये बोझ सिर्फ फाइकली ही नहीं, मेंटली भी तुमने खुद ही बढ़ाया है। जैसे उस बच्चे के बोझ से तुम्हारा चलना भी धीमा हुआ और घर भागने के बोझ से दिमाग में टेंशन घुसी कि कहीं पैसे ना चोरी हो जाए और दोबारा जाना भी है और बच्चे को संभालना भी है और पूजा के प्रसाद को भी अपवित्र नहीं होने देना है। इन सब बोझ के साथ तुम्हें लगता है
कि तुम एकदम आनंद में टाइम पर सही मुहूर्त पर मंदिर पहुंचने में सफल हो पाओगे। उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उस रिश्तेदार ने फिर कहा, जरा सोचो, कुछ बोझ के साथ तुम 1 किलोमीटर का फासला भी सही ढंग से तय नहीं कर पाए तो जिंदगी के सफर में जहां छोटे छोटे बोझ के साथ कई कोसों दूर की तुम्हें उड़ान भरनी है, उन्हें कैसे पूरा करोगे? फिर उस लड़का ने कहा, छोटे छोटे बोझ का मतलब, ऐसे बोझ मेरी जिंदगी में कहां है? तो उस रिश्तेदार ने कहा, बुरी आदतों का बोझ, एक के बाद एक, जैसे आलस्य, जिद, अनुशासनहीन होना, देर तक सोना, याददाश्त का कमजोर होना, समय बर्बाद करना, दूसरों की चुगली करना, बड़ा बोल करना, गलत संगत में रहना, गलत सिद्धांतों पर जीना। जब तक इन सब का बोझ रहेगा तुम कैसे सफल हो जाओगे? कभी नहीं हो पाओगे। चैलेंजेस यहां कम नहीं हैं, कुछ ऐसी ड्यूटीज है तुम्हारी जो तुम नहीं कर पाते। बुरी आदतों का इतना बोझ तुमने अपने सिर लिया है कि तुम चाहकर भी आगे बढ़ने की कोशिश में हर बार नाकाम होते हो। उस लड़के ने फिर सोच में पड़ गया और फिर बोला, ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोली, मगर मैं क्या करूं? पढ़ने बैठता हूं तो पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी काम में ध्यान नहीं रहता। सोचता हूं कल से कसरत करके अच्छा शरीर बनाऊंगा, मगर वो भी नहीं होता। बार बार मन में ख्याल आता है, फोन बंद करके सिर्फ और सिर्फ अगले कुछ साल अपने करियर पर फोकस करूंगा, मगर अफसोस वो भी नहीं होता। कुछ समझ ही नहीं आता, क्या करूं? फिर एक बार उसी रिश्तेदार ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे कहा, जिस तरह कुशलता, रणनीति और कोशिश सब होने के बाद भी अगर सही रास्ते का पता ना हो, ना तो मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे, और अगर पहुंच भी गए तब भी बहुत देर से पहुंचोगे। लड़के ने बोला, तो फिर पहुंचने का सही रास्ता क्या है? उसने कहा, एक बात बोलूंगा और सिर्फ एक बार बोलूंगा। अगर तुमने मान लिया तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती होगी, और अगर तुमने नहीं माना तो याद रखना, तुम मेरी नजरों से गिर जाओगे, और आज के बाद कभी भी मैं तुम्हें सीरियसली नहीं लूंगा। लड़के ने हां में सिर हिलाया। उसने कहा, अगले 6 महीने के लिए, यानी पूरे 180 दिन के लिए आज रात को शपथ लेनी है। 180 दिन का चैलेंज लेना है। कोई पार्टी नहीं, कोई छुट्टी नहीं, खुद पर मेहनत करना छोड़ना नहीं, चाहे जो हो जाए, आगे बढ़ने से रुकना नहीं। हर दिन धीरे धीरे अपने पढ़ाई और प्रोडक्टिव कामों में समय को बढ़ाते रहना है। इन 180 दिनों के चैलेंज को 4 हिस्सों में बांटेंगे, जिसमें पहला पड़ाव होगा 45 दिन का। पहले पड़ाव में आपको बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है। किसकी शादी है, किसके लड़के का मुंडन है, किसके घर में क्या खिचड़ी पक रही है, किसकी लड़की किसके साथ भाग गई, कौन किसकी तैयारी कर रहा है, किसने नया घर लिए है, नई गाड़ी ली है, किसके यहां कोई फंक्शन है, कौन मर गया, कौन जी रहा है। इन सभी मोह माया से सबसे पहले डिस्कनेक्ट होना है। दूसरा पड़ाव की चुनौती में लगभग 20% लोग बाहर हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूं क्योंकि तुम्हारे अंदर मुझे चिंगारी दिखी है तो तुम टिक जाओगे। इस पहले पड़ाव में अपने डिस्ट्रैक्शंस के सभी सोर्सेज को खत्म कर दो। फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर, ऐसी कोई भी चीज जहां से अगर 1 पैसे की भी वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसे बंद कर दो। जो दोस्त बार बार घूमने और फालतू के कामों के लिए बुलाने आता है उसे ब्लॉक कर दो। जो छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस जैसे कोई बर्थडे पार्टी या कहीं बाहर घूमने जाना या बीमार पड़ जाना, ऐसी चीजों को भी इग्नोर नहीं करोगे। सबसे मुश्किल ये पहला पड़ाव ही होता है, क्योंकि इसमें आप अपने अंदर के लालच और बर्बाद कर देने वाले सुखों को तोड़ तोड़ कर खत्म करते हो। इस पहले पड़ाव के बाद अब आप मेंटली फोकस्ड और सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हो, जिसके बाद जीतना और बेहतर तरीके से रहना आसान हो जाता है। अब हमारी एंट्री होती है उस दूसरे पड़ाव में। यहां अगले 45 दिनों के लिए हर दिन मेहनत और बुद्धिमानी की स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करना है। शुरुआत भले ही पहले दिन 10 मिनट पढ़ने से करो, मगर हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ। अगर 5-5 मिनट भी हर रोज बढ़ाते गए तो अगले 44 दिन बाद वो 10 मिनट 4 घंटे में बदल जाएगा, और एकदम आसानी से बिना किसी भी तकलीफ के तुम हर रोज बहुत मजे से 4 घंटे पढ़ पाओगे। और अब क्योंकि पहले पड़ाव में तुमने अपने सभी डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर रखा है, तो अब फोकस लेवल अपने आप बढ़ेगा, और साथ ही साथ पढ़ा हुआ या कुछ नया सीखा हुआ बहुत लंबे समय तक बहुत अच्छे से याद भी रहेगा।
इन 45 दिनों में पूरा ध्यान अपनी मेहनत और इच्छा शक्ति को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है। इसमें एक चैलेंज लेना है कि हमें हर दिन पर्टिकुलरली इतने घंटे पढ़ने बैठना है या किसी अच्छी स्किल को सीखने में लग जाना है। यहाँ पर 50% लोग फिसल जाएंगे, लेकिन आपको टिके रहना है। अब बारी है तीसरे पड़ाव की, और ये भी 45 दिन का ही होने वाला है। इस पड़ाव में अगर आदमी आ गया तो समझो उसने ऑलमोस्ट सब कुछ पा लिया। इस पड़ाव में स्टेट ऑफ नथिंग में जाना है, जहां अपने एथिक्स को, अपने लाइफस्टाइल को, जो आप पिछले 90 दिनों से करते आ रहे हो, उसे एक लेवल और ऊपर लेकर जाना है। इसमें असल में होता क्या है कि तुम्हारे शरीर को अब तक आदत लग चुकी है मेहनत करने की, डिसिप्लिन में रहने की, और पहले की तरह वो तमाम बुरी आदतें अब तुम्हारे में नहीं हैं। तो इस वक्त तुम्हारे पास एक मौका है, और वो है इन्हीं कोशिशों को एक लेवल और ऊपर लेकर जाने का। जैसे जो हार्ड वर्क अब तक 4 घंटे का होता था, उसे बढ़ाकर 6 घंटे कर देना है। पहले जहां पढ़ाई पंखे में होती थी, अब ऐसे स्टेट में जाना है कि जहां गर्मी से हालात खराब भी हो, तब भी इसका तुम्हारे ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बिना किसी सुख सुविधा के, बिना किसी इंटरनेट या पर्सनल हेल्प के, अब तुम्हें तुम्हारा काम करना आना चाहिए। इस पड़ाव में कुछ इस तरह बनना है जैसे तुम किसी के मोहताज नहीं, ना पैसों के, ना किसी सुख सुविधा के, सिर्फ और सिर्फ अपने दम पर हो और रहोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार ऐसे भी समय आएंगे जब खराब परिस्थितियों में भी, फेलियर्स में भी अपने मेहनत में कोई कंजूसी नहीं करनी होगी, बल्कि मेहनत बरकरार रखनी होगी। ऐसे वक्त के लिए ये तीसरा पड़ाव आपको तैयार करता है। अब बारी आती है चौथे पड़ाव की, जिसमें 15 से 20% लोग ही जा पाते हैं, लेकिन यही वो लोग होते हैं जो बाकी के 80% लोगों के सर होते हैं, उनके रोल मॉडल और लर्निंग एग्जाम्पल्स होते हैं। ये आखिरी पड़ाव है पूरे 180 डेज चैलेंज का। ये 45 का आखिरी पड़ाव होने के बाद आप 180 दिन का चैलेंज पूरा कर चुके होंगे। इसके बाद तुम एकदम बवाल बनने वाले हो। इस समय तक आते आते तुम अपने काम में एकदम परफेक्ट हो चुके हो, लाइफस्टाइल एकदम जबरदस्त हो चुकी है, किसी भी बुरी आदतों में नहीं फंसे हो, लोगों ने तुम्हारी तारीफें भी शुरू कर दी हैं, तुम्हें भी अब हर मोड़ पर सफलता मिलने लगी है। चाहे वो एग्जाम्स में हो, चाहे वो किसी और काम में हो, या चाहे वो किसी प्रोजेक्ट या जॉब फील्ड में ही हो, लेकिन अब वक्त है कुछ मैजिकल और स्ट्रिक्ट स्किल्स को सीखने का, जो पूरे 6 महीने के पीरियड की चमक को और ज्यादा बढ़ा देंगे। मैजिकल स्किल्स से मेरे कहने का मतलब है जैसे तुम कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन सीख सकते हो, तुम मार्शल आर्ट सीखकर अपने बॉडी को वेल शेप्ड और दिमाग के फोकस को और बढ़ा सकते हो। कोडिंग या एआई में स्पेशलाइज्ड होकर तुम अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए कई और ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। पहले के 3 पड़ाव के आते आते तुम दूसरों से बहुत आगे तो ऐसे ही आ चुके हो, और जिस तरह हम सांस लेना, खाना खाना और सोना नहीं भूलते, क्योंकि वो हमेशा हम एक ही समय पर करते हैं। अगर ना करे तो शरीर याद दिला देता है। ठीक उसी तरह 3 पड़ाव को कर लेने के बाद अब दिमाग और शरीर को उन्हीं चैलेंजेस और टास्क्स को करने की आदत लग जाती है। और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि अब मेहनत और काम करने में भी बहुत मजा आने लगेगा। और फिर गौतम बुद्ध कहा कि ये जो मैंने कहानी सुनाई, उसका एक सस्पेंस अभी खोलूंगा। सबसे पहली बात कि वो कहानी बिल्कुल सच्ची थी। आज वही लड़का आयुष रेलवेज में एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहा है। उसने 2019 के बैच में रेलवेज का एग्जाम निकाला था। मुझे इसकी एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं, लेकिन लोगों से आज उसकी खूब तारीफें सुनने को मिलती है। वो लाख रुपए की सैलरी पर एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। और फिर प्रवचन खत्म हुई और गौतम बुद्ध वहां से चले गए। दोस्तों, काया, आप भी अगले 180 दिन का चैलेंज अपना लो, और चाहे जो हो जाए, सिर्फ और सिर्फ 180 दिनों की तकलीफ होगी, लेकिन इस 6 महीने की तकलीफ के बाद अगले 60 साल मौज करोगे। दोस्तों, हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और संघर्षों से वो मुकाम हासिल किए हैं जिनका सपना एक आम मनुष्य अपनी जिंदगी में देखता है। दोस्तों, आज मैं आपको असल जिंदगियों की कुछ ऐसी प्रेरणात्मक कहानियां सुनाया हूं जो आपको मेहनत करने और कभी हार न मानने में सीख देंगी। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो हम जिंदगी के बारे में बताया हूं,
जो दुनिया के हर इंसान को प्रेरणा देने के साथ साथ उनका जीवन भी बदल सकती है। और इसी और भी रिलेटेड वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल पर भी बने रहें।